हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा यूनिट 8 12 फिजिक्स एटम्स और न्यूक्लियाई हम स्टडी कर रहे हैं और आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रेडियो एक्टिविटी वो स्टडी करेंगे बेटा आज की अपनी क्लास में। तो रेडियो एक्टिविटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके कंपटीशन में भी आते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले इस रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं बेटा, क्या है रेडियो एक्टिविटी। The phenomena of spontaneous emission of radiation. Spontaneous emission of radiation by heavy elements called radioactivity. Okay. Then the element which shows this phenomena known as radioactive element. आप उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी है क्या बेटा? द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमिना है जिसमें हमने एक वर्ड यूज किया स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होता है नेचुरली, खुद से, बिना किसी बाहरी दबाव के। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है रेडिएशन का किसी हैवी एलिमेंट में से। इसी फिनोमिना को आप रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और जो एलिमेंट इस फिनोमिना को शो करते हैं वो सारे एलिमेंट या न्यूक्लियाई आप कहेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और जिनका मास नंबर ग्रेटर देन 80 है बेटा, मास नंबर ग्रेटर देन 80, दीज न्यूक्लियाई और एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इनमें से कुछ न्यूक्लियाई या कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं बेटा, और कुछ ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। नेचुरल आप जानते हैं खुद से ही, और आर्टिफिशियल यानी इनसे अगर कोई पार्टिकल बम्बार्डमेंट कराई जाती है, टकराता है, तो वो रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना शो करता है। तो होता क्या है बेटा, किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर से पार्टिकल एमिट होते हैं, कुछ रेडिएशन एमिट होते हैं, और वो न्यूक्लियाई स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो इसका रीजन क्या है बेटा? स्टेबिलिटी गेन करना। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बेटा, केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्टेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं उनके पीछे रीजन है कि वो स्टेबल होना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी गेन करना चाह रहे हैं। कोई भी रिएक्शन है, चाहे कोई भी बेटा फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है तो कारण है उसके पीछे स्टेबिलिटी गेन करना। तो इसमें भी क्या है, हैवी एलिमेंट, जैसे कि आपने बाइंडिंग एनर्जी में पढ़ा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस में पढ़ा है कि कुछ न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर ज्यादा है वो अनस्टेबल होते हैं और पार्टिकल एमिट कराकर वो इंटरमीडिएट स्टेज यानी कि स्टेबल रेंज में आना चाहते हैं। तो ये इसका रीजन होगा। तो सबसे पहले इस रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया? तो रेडियो एक्टिविटी आपको पता लग गया है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन है रेडिएशन का, और 3 तरह के रेडिएशन होते हैं, अल्फा, डीके, अल्फा, 3 तरह का इसमें डिसइंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन का मीनिंग होता है अलग होना। तो अल्फा डिसइंटीग्रेशन या अल्फा डीके हम बोलेंगे उसे, एक बीटा डीके होता है और एक गामा डीके होता है। तो ये अल्फा, बीटा, गामा डीके क्या है ये हम आगे स्टडी करेंगे। पहले इसकी हिस्ट्री की बात कर लें। तो देखिए बेटा, हिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड accidentally by Antony Henry Becquerel in 1896। तो बेटा रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किसने किया? रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया बेटा एंटोनी हेनरी बैकरल ने 1896 में। और इसमें मैंने एक वर्ड यूज किया कि एक्सीडेंटली, यानी कि
हेनरी बैकरल एक्सीडेंटली इसे मेजर कर पाए थे कि ऐसा कुछ होता है कि एमिशन एमिट होते हैं सबस्टांस में से और न्यूक्लियाई जो है वो एलिमेंट है वो स्टेबिलिटी गेन करता है। तो इन्होंने क्या देखा बेटा, ही नोटेड दैट यूरेनियम 92U238, ये है यूरेनियम, ये यूरेनियम है बेटा। यूरेनियम एलिमेंट्स gave out some invisible rays or radiation, invisible rays or radiation that can penetrate through several thick black paper and affect photographic plate placed on the other side of the papers। तो बेटा एंटोनी हेनरी बैकरल ने 1896 में इसे एक्सीडेंटली डिस्कवर किया। वो करना क्या चाह रहे थे बेटा, उन्होंने क्या देखा कि यूरेनियम जो एलिमेंट है उसके अंदर से कुछ इनविजिबल रेज बाहर निकल रही है और वो पेनिट्रेट कर रही है। काफी सारे ब्लैक पेपर है, थिक ब्लैक पेपर है उनको, और उन ब्लैक पेपर से जैसे यहाँ से रेज निकल रही है, ब्लैक पेपर है, यहाँ क्या है बेटा, एक हमने फोटोग्राफिक प्लेट रखी है और उसको ये अफेक्ट कर रही है। तो यानी कि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर है कुछ ना कुछ उन रेज की, ठीक है। और इन रेज को बेटा फिर बाद में चल के क्यूरी, आप पढ़ेंगे, क्यूरी जो है नोबेल प्राइजेस फिजिसिस्ट और केमिस्ट है बेटा। इन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स में काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है अपनी डिस्कवरी के लिए। तो बाद में आप ये पता लगा कि क्यूरी ने इनको वेरीफाई किया कि हाँ ऐसा कुछ है और इन रेज को नाम दिया बैकरल रेज। तो क्या हुआ बेटा, दी सेम phenomena was confirmed several months later by Pierre Curie and Marie Curie। एंड बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस फिनोमिना को, ये जो घटना थी इसको कंफर्म किया गया कुछ मंथ बाद। किसने किया कंफर्म? पेरी क्यूरी और मैरी क्यूरी दोनों ने। और इन्होंने इन रेडिएशन को नाम दिया बैकरल रेज एंड द रेज एमिटेड इज नोन एज बैकरल रेज, ठीक है। क्यों फिर बेटा ये जो आपने अभी स्टडी किया कि रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया पहले एंटोनी हेनरी बैकरल ने, और फिर इन्हें कंफर्म किया क्यूरी ने बेटा, और इनको नाम दिया बैकरल रेज। क्यूरी शोज दैट यूरेनियम यानी कि 92U238 यूरेनियम ores contain traces of polonium होता है बेटा 84PO2110 एंड रेडियम, और रेडियम होता है बेटा 88Ra226 एंड
these are more radioactive than यूरेनियम। क्यूरी ने ये प्रूव किया बेटा बाद में एक एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से प्रूव किया कि जो यूरेनियम ओर्स है उसके पास क्या है, पोलिनोमियम एंड रेडियम, और ये दोनों जो हैं यूरेनियम से ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है बेटा। अब बेटा अगर ये आपने स्टडी किया कि रेडियो एक्टिविटी है क्या, ये हमने डिफाइन किया रेडियो एक्टिविटी को, फिर रेडियो एक्टिविटी की कुछ हिस्ट्री की बात की कि रेडियो एक्टिविटी वास्तव में एग्जिस्ट करती है। अब बात करते हैं कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो एक्टिविटी के क्या कारण हैं। तो कारण मैंने पहले बताया था बेटा, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि स्टेबिलिटी गेन करना ही मेन रीजन है कि हैवी न्यूक्लियाई जो है उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस कम है, और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने अंदर से कुछ रेडिएशन को एमिट करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। तो जो न्यूक्लियाई रेडिएशन को एमिट करता है उस न्यूक्लियाई को हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, और जो रेडिएशन एमिट होने के बाद जो न्यूक्लियाई बनता है, जो स्टेबल न्यूक्लियाई है, वो डॉटर न्यूक्लियस है। तो ऐसा इसका कारण है। तो बेटा लिखेंगे इसमें कारण क्या है, instability of heavy nucleus is the cause of radioactivity. कॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी, जो हैवी न्यूक्लियाई है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस जो है कम है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस हम पहले स्टडी कर चुके हैं, जिसको डाउट है आप बेटा पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस की कम होने की वजह से न्यूक्लियाई अपने अंदर से रेडिएशन एमिट कराती है, अल्फा बीटा गामा, ये 3 तरह के रेडिएशन हम पढ़ेंगे, और उसके बाद वो न्यूक्लियाई क्रॉसपॉन्डिंग स्टेबल स्टेज में जाना चाह रही है। तो स्टेबल होने के लिए ऐसा कर रही है, और इनस्टेबिलिटी ही इसका मेन रीजन है बेटा। अब सेकंड हम बात करेंगे इसमें कि कुछ फिजिकल कंडीशन भी क्या इसे अफेक्ट करती है क्या, यानी कि उस न्यूक्लियर या एलिमेंट को हम किसी ऐसी जगह पर रख दे जहां पर वो ये डिसइंटीग्रेशन ना हो। तो ये सामने आया बेटा, काफी एक्सपेरिमेंट इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि अगर हम न्यूक्लियाई को किसी भी जगह पर रखें तो ये जो डिसइंटीग्रेशन है जो का त्यों है, ये एज इट इज है, यानी कि हम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते किसी जगह पर रखकर एलिमेंट्स को कि ये डिसइंटीग्रेशन ना हो। तो फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ये भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। तो लिखेंगे बेटा इफेक्ट ऑफ फिजिकल कंडीशन ऑन रेडियो एक्टिविटी। इफेक्ट ऑफ फिजिकल कंडीशन ही लिख लेना है, रेडियो एक्टिविटी तो अंडरस्टूड है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट physical condition like temperature, pressure do not affect radioactivity. ऐसा पाया गया कि जो फिजिकल कंडीशन है लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ये रेडियो एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करती, रेडियो एक्टिविटी इनसे चेंज नहीं होगी बेटा। अब आगे बात करते हैं बेटा, इसमें हमने कॉज पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी बेटा। अब स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ बैकरल रेज। नेचर ऑफ बैकरल रेज यानी कि जो हमने पढ़ा था, जो नाम दिया था बैकरल रेज, ये बैकरल रेज है क्या, इनका नेचर क्या होगा। नेचर ऑफ बैकरल रेज। तो बेटा नेचर की बात करें तो बच्चों रदरफोर्ड ने 2 एक्सपेरिमेंट किए, उन दोनों एक्सपेरिमेंट से इन बैकरल रेज के बारे में पता लगा, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा,
ये तीन तरह के पार्टिकल्स ये बैकरल रेज के अंदर थे। अल्फा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल क्या है और गामा पार्टिकल क्या है, इनको अभी हम स्टडी करेंगे और इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इनको आपस में कंपेयर करेंगे। तो बेटा नेचर ऑफ बैकरल रेज में देखो, द mystery about the nature of Becquerel rays was investigated by Rutherford and his associates। जो मिस्ट्री थी बेटा बैकरल रेज के रिगार्डिंग, उसे इन्वेस्टिगेट किया रदरफोर्ड ने और उसके एसोसिएट्स ने। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और वो एक्सपेरिमेंट क्या थे, और वो एक्सपेरिमेंट ये थे बेटा कि ये हम लेड केविटी ले रहे हैं, ये है लेड केविटी। लेड केविटी में यहां रख दिया एक सबस्टांस जो कि रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव सबस्टांस रख दिया बेटा, और यहां क्रिएट की बेटा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये साइड नेगेटिव और ये साइड पॉजिटिव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की। अब हुआ क्या, यहां से रेडिएशन, कुछ रेडिएशन ऐसे थे वो रेडिएशन इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, कुछ पार्टिकल इस तरफ जा रहे थे बेटा, और कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो इस तरफ मूव कर रहे थे, और कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो स्ट्रेट जा रहे थे। अब ये लेड केविटी और इसमें रखा एक रेडियो एक्टिव सबस्टांस, रेडोन आप कंसीडर कर सकते हैं। तो जो ये रेडियो एक्टिव सबस्टांस रखा, जो पार्टिकल इस तरफ जा रहे थे यानी कि जो नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रहे हैं, उन पर चार्ज कैसा होगा बेटा, दीज आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को नाम दिया अल्फा रेज। और जो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं इन पार्टिकल पर चार्ज कैसा होगा बेटा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव ही पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इन रेडिएशन को नाम दिया गामा रेज। और जो रेडिएशन बिल्कुल स्ट्रेट थे यानी कि इन पर कोई चार्ज नहीं है, दीज आर अनचार्ज, अनचार्ज है, न्यूट्रल है, इनको नाम दिया बेटा गामा रेज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया बेटा, इन्होंने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट, मैग्नेटिक फील्ड, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहां रखा। ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से कुछ रेज इधर जा रही थी लेफ्ट में, कुछ रेज राइट की तरफ, और कुछ स्ट्रेट पास हो रही थी, यानी कि इनको नाम दिया अल्फा रेज, दीज आर अल्फा, अल्फा रेज, बीटा एंड गामा। ये लेड केविटी है क्योंकि लेड जो है एब्जॉर्ब करेगा अल्फा पार्टिकल्स को। तो ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट हैं, इन दोनों एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि बैकरल रेज जो है वो अल्फा, बीटा और गामा, तीन तरह की रेज होगी बेटा। जो रेज लेफ्ट की तरफ आ रही है बेटा, इस लेफ्ट वाली रेज को नाम दिया अल्फा रेज, जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ है गामा रेज। इस एक्सपेरिमेंट में भी जो लेफ्ट की तरफ है वो अल्फा, राइट की तरफ है बीटा, और ये गामा जो पास हो रही है। तो गामा रेज के बारे में एक बात पता लग रही है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होगी ही नहीं। और अल्फा और गामा के, अल्फा और बीटा, सॉरी ये गामा गलती से लिखा गया बेटा, ये बीटा है, दिस वन इज गामा। अल्फा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और बीटा जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड से चेंज होगी, अफेक्ट होगी, और इधर भी आप देख सकते हैं अल्फा और बीटा ये मैग्नेटिक फील्ड से भी चेंज होगी। जैसे कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल रखा, हमने एक मैग्नेट रखी है जिस वजह से। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड और उसके जो एसोसिएट्स हैं उन्होंने किए, और यहां से रिजल्ट क्या निकाला बेटा, डिस्कशन क्या हुआ कि द रेज डिफ्लेक्टेड towards the left side of the left side are positively charged,
charged and known as alpha rays. Second, the rays deflected towards the right side are negatively charged and known as बीटा रेज। और क्या है बेटा, एक रेज ऐसी है जो स्टेट पास हो रही, यानी कि दी रेज विच आर नॉट डिफ्लेक्टेड आर अनचार्ज्ड एंड known as गामा रेज। तो बेटा ये मैंने आपके सामने रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन किया, रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, रेडियो एक्टिविटी की हमने हिस्ट्री की बात की, फिर कॉज की बात की बेटा, क्या फिजिकल कंडीशन उसे अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी, फिर नेचर ऑफ बैकग्राउंड रेज हमने पढ़ा कि अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये जो रेज हैं, अल्फा रेज इलेक्ट्रिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होगी, ये स्ट्रेट पास होगी, जबकि बीटा रेज जो है गामा रेज जो है वो स्ट्रेट पास हो रही है, अल्फा और बीटा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट हो रही है, प्रभावित हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो बेटा जो आपने यहाँ अभी स्टडी किया, इसमें हम आगे स्टडी करेंगे कि अल्फा, बीटा और गामा जो है ये रेडिएशन यानी कि जो रेज हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो उससे पहले हम स्टडी कर ले एक बार अल्फा, बीटा और गामा रेज को। तो अल्फा रेज अगर हमारे न्यूक्लियस के अंदर से बाहर एमिट होगी तो क्या होगा, बीटा रेज एमिट होगी तो क्या होगा। तो हम बारी इनकी बात करेंगे बेटा। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, अभी आपने नोट कर ही लिया होगा। पहले हम बात करेंगे स्टार्टिंग में अल्फा रेज की। अल्फा रेज में क्या है कि जो न्यूक्लियाई है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अल्फा पार्टिकल को डीके कराएगा, इसे हम अल्फा डीके कहेंगे। तो होगा क्या, एक न्यूक्लियाई हम एज्यूम करते हैं GXA, ये एक न्यूक्लियाई है और इस न्यूक्लियाई के अंदर से अल्फा डीके हुआ है। अल्फा डीके का मीनिंग अल्फा डिसइंटीग्रेट हुआ है। अल्फा डिसइंटीग्रेट होगा तो होगा क्या, इसका मास एटॉमिक नंबर तो 2 कम हो जाएगा और मास नंबर क्या होगा 4 कम हो जाएगा। 2 को आजकल ऐसे लिखते हैं बेटा। और जो न्यूक्लियाई होगा, जो अल्फा पार्टिकल होगा वो हीलियम न्यूक्लियस होगा 2He4। ये है बेटा अल्फा रेज और ये है हीलियम न्यूक्लियस। क्लियर। अब ये जो न्यूक्लियाई है इसका नाम होगा पेरेंट न्यूक्लियस और ये जो न्यूक्लियाई इसका नाम होगा डॉटर। लड़कियां यहां भी आ गए भाई। पेरेंट न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस और ये अल्फा रेज। अब ये जो हैवी न्यूक्लियस है ये कम स्टेबल है और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसने अपने अंदर से अल्फा डीके कराया। यही रेडियो एक्टिविटी है बेटा कि स्पॉन्टेनियसली एमिशन होता है, स्पॉन्टेनियसली यानी कि खुद से ये पार्टिकल डीके होगा। डीके होने के बाद अब ये जो न्यूक्लियाई है वो थोड़ा लाइट वेट हो गया बेटा, हल्का हो गया ये न्यूक्लियाई। और हल्का हो गया तो साथ में ये जो पार्टिकल है ये अल्फा डीके है, अल्फा पार्टिकल बाहर चला गया। अब कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। ये जो न्यूक्लियाई है ये मूव कर रहा है यानी कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है और थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ा है। तो यानी कि जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक होगी प्लस थर्मल एनर्जी होगी। यानी कि आपने पढ़ा है कि मास जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में। तो उससे आप इसको समझ सकते हैं। ये अल्फा रेज है बेटा, पेरेंट न्यूक्लियस, ये डॉटर न्यूक्लियस, ये अल्फा रेज। अब बात करते हैं सेकंड नंबर 2 गामा बीटा रेज की। बीटा रेज, बीटा रेज में होगा क्या, एक न्यूक्लियाई है GXA, ये अगेन पेरेंट न्यूक्लियस है और इस पेरेंट न्यूक्लियस में से अब की बार बीटा डीके होगा, बीटा रेज एमिट होगी, बीटा डीके। और जो न्यूक्लियाई है वो हो जाएगा G+1 Y और A। अब देख रहे हैं आप यहाँ जो मास नंबर था वो 4 कम हो गया था और यहाँ एटॉमिक नंबर था वो 2 कम हुआ था। यहाँ क्या है
कि मास नंबर तो एज इट इज है, एटॉमिक नंबर बढ़ गया और प्लस -1e0 ये बीटा पार्टिकल है, और प्लस में एक पार्टिकल निकलता है जिसे हम एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, ये बीटा रेज, और ये है एंटी न्यूट्रिनो, और ये है डॉटर न्यूक्लियस। तो बेटा यहाँ आप स्टडी करने गए बीटा डीके की, तो बीटा डीके वैसे तो बीटा आगे हम पढ़ेंगे कि बीटा पॉजिटिव होगा, बीटा नेगेटिव होगा, और तीसरे टाइप का होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो ये हम बाद में स्टडी करेंगे बीटा डीके की टाइप। लेकिन जो कॉमन है वो बीटा डीके, वो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। पेरेंट न्यूक्लियस, मास नंबर चेंज नहीं हुआ बेटा, इसमें एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया। इसे कैसे याद रखेंगे बेटा, जैसे एटॉमिक नंबर था G माइनस क्या हुआ बेटा, इस माइनस यानी कि डीके हुआ, कितना हुआ, माइनस हुआ, -1, माइनस माइनस +1, सो G+1, इसे आप ऐसे ध्यान रखेंगे बेटा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो पॉजिटिव चार्ज इसमें बढ़ेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पहले इसमें जो एटॉमिक नंबर था वो G था, जैसे G चेंज होगा तो आपने देखा मैंने यहाँ X की बजाय Y शिफ्ट किया, यानी कि न्यूक्लियाई भी चेंज होगा। और बीटा रेज ही एंटी न्यूट्रॉन, इसकी स्पिन को मेंटेन करने के लिए हम ऐसा मानते हैं कि इस बीटा के साथ, इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक पार्टिकल और एमिट होता है जिसे हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, जिसे हम क्या कहेंगे, एंटी न्यूट्रिनो। ये बीटा नेगेटिव है। बीटा पॉजिटिव के केस में, कुछ केस में ऐसा भी होता है कि एक पॉजिटिव पार्टिकल एमिट होता है, उसमें यहाँ -1 आएगा बेटा, और उस पॉजिटिव पार्टिकल का नाम पॉजिट्रॉन है, और उसके साथ में जो पार्टिकल निकलता है वो न्यूट्रिनो है, जिसे हम बाद में स्टडी करेंगे। तो आपको पता लगा बेटा कि बीटा जब एमिट होगा तो वो एटम मास नंबर को चेंज नहीं करेगा, एटॉमिक नंबर को 1 बढ़ा देगा, और ये इलेक्ट्रॉन को हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। थर्ड अब बात कर ले बेटा गामा रेज की। गामा रेज में क्या होगा कि जो न्यूक्लियाई है GXA, ये न्यूक्लियाई एक्साइटेड है। एक्साइटमेंट आपने पढ़ी है, एनर्जी लेवल डायग्राम में आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में एनर्जी लेकर बाहर एक्साइट होगा, और एक्साइट होने के बाद एनर्जी लॉस करके वो अंदर भी आ सकता है, एनर्जी हमें देगा बेटा वो, और किसी भी अंदर वाली यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट में वो जंप कर सकता है। तो ये एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड न्यूक्लियस है, और यहाँ स्टार लगा देते हैं, स्टार जिम्मेवारी आना, तो एक्साइटेड होगा ही बेटा। और GXA, इस पर कोई स्टार नहीं है, तो ये क्या होगा बेटा, स्टेबल है न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट में, और प्लस में क्या होगा, एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है। तो उस एनर्जी को या उस फोटोन को ही बोलते हैं गामा रेज। तो ये बेटा मैंने आपको अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन के बारे में बताया कि अल्फा एमिट होगा तो न्यूक्लियाई कैसे चेंज होगा, बीटा होगा तो क्या होगा, और गामा में क्या है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों में कोई चेंज नहीं आया, कुछ एनर्जी रेडिएट हो गई बेटा, यानी कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया, और प्लस में जो एनर्जी थी उसने रेडिएट करा दिया, अब वो स्टेबल है। तो इन तीनों ही केस में आपको एक चीज कॉमन देखने को मिली होगी, वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, अल्फा रेज हो बेटा, बीटा रेज हो या गामा रेज हो, तीनों के केस में ये ऐसा है। ये हमारा गामा पार्टिकल, ये बीटा पार्टिकल और ये अल्फा पार्टिकल। तो बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्ट्रेट लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो हम स्टार्ट करते हैं, वो है लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, और डिसइंटीग्रेशन को हम बोलते हैं दैट इज डीके, दैट इज डीके। क्या क्या लॉज हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के? तो लॉज नंबर 1, पहला जो आपको ध्यान रखना है, रेडियो एक्टिविटी is a spontaneous process. Radioactivity is a spontaneous process, that is it does not depends on external factor,
फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। ये फर्स्ट लॉ है कि रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती, जैसे कि प्रेशर हो या टेम्परेचर हो, स्पॉन्टेनियस खुद से होते हैं। दूसरा, ईदर अल्फा और बीटा पार्टिकल इज एमिटेड, ईदर अल्फा और बीटा पार्टिकल इज एमिटेड, बोथ ऑफ पार्टिकल never emitted simultaneously, both of particles never emitted simultaneously। या तो अल्फा पार्टिकल एमिट होगा किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से, या बेटा बीटा एमिट होगा। ऐसा नहीं होगा कि अल्फा और बीटा एक साथ हो, बट ऐसा हो सकता है कि अल्फा और गामा एक साथ है, बीटा और गामा एक साथ है। अल्फा और बीटा एक साथ एमिट नहीं होंगे, ये सेकंड लॉ है। Third, if alpha particle is disintegrated, then mass number decreases by 4 and atomic number it decreases by 2। थोड़ा सा ठीक लिख देंगे बेटा, मास नंबर जो है वो 4 कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर जो है वो 2 कम हो जाएगा। अभी हमने लिखा था कि GXA पेरेंट न्यूक्लियस है, अगर अल्फा डीके हुआ तो ये एटॉमिक नंबर 2 कम हुआ बेटा और मास नंबर 4 कम हो गया, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस क्या है, अल्फा पार्टिकल। आप दोनों तरफ का मास देख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर को भी करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर को मानती है। लेफ्ट साइड और राइट साइड में जैसे कि आप केमिकल रिएक्शन में एटम बैलेंस करते थे, यहाँ आप मास नंबर देख सकते हैं, एटॉमिक नंबर देख सकते हैं, इक्वल हो। तो इस रिएक्शन में आपको पता लग रहा है कि अल्फा जब डीके हुआ तो अल्फा डीके होगा तो उस न्यूक्लियाई का मास नंबर तो 4 कम हो गया और एटॉमिक नंबर 2 कम हो गया। यही हमने यहाँ लिखा है, ये थर्ड लॉ है बेटा। फोर्थ क्या है कि इफ बीटा पार्टिकल इज एमिटेड देन मास नंबर remains unchanged and atomic number increases by 1। तो अगर बीटा डीके हुआ तो जो एलिमेंट है पेरेंट न्यूक्लियस है उसमें से जब बीटा पार्टिकल एमिट होगा, बीटा डीके होगा, तो जो मास नंबर है वो सेम रहेगा और न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर गया। ये बीटा डीके है, ये भी हमने स्टडी किया था। तो अब तक हमने पढ़ा कि रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर। दूसरा हमने पढ़ा या तो अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल अब एमिट होंगे तो दोनों एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग हो सकते हैं। फिर हमने स्टडी किया कि अगर अल्फा पार्टिकल एमिट होता तो मास नंबर 4 कम होगा, एटॉमिक नंबर 2 कम होगा। फिर हमने पढ़ा कि अगर बीटा डीके है तो उस न्यूक्लियाई का मास नंबर एज इट इज रहेगा, पेरेंट एंड डॉटर का, और उसका जो न्यूक्लियाई है डॉटर न्यूक्लियस उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाएगा 1। अब फिफ्थ लॉ है कि इफ गामा पार्टिकल इज एमिटेड या डिसइंटीग्रेटेड देन बोथ atomic number and mass number remains the same। तो दोनों मास नंबर एटॉमिक नंबर सेम रहेंगे। रिएक्शन आप लिख सकते हैं GXA, ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो यहाँ गामा डीके और GXA स्टेबल हो गया बेटा और प्लस में एनर्जी रेडिएट कर देगा। ये हमारे 5 लॉ हैं, एक और है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी। तो
ये पांचों आपको समझ आ गए होंगे बेटा। ये तो डेफिनेशन में ही था कि स्पॉन्टेनियस है, तो वही हमने यहाँ लिखा है, अल्फा और बीटा एक साथ एमिट नहीं होंगे, ये हमने तीनों अभी स्टडी किए थे। अब हम सिक्स्थ की बात करेंगे, जो सिक्स्थ लॉ है। सिक्स्थ लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे भी आप ध्यान रखेंगे, जब भी आपसे लॉज पूछा जाए तो आप ये सारे नियम बताएंगे कि जब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होगा तो किन किन रूल्स को मानने वाला है। तो बेटा सिक्स्थ है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली proportional to the number of radioactive nuclei present in a sample at that instant. Rate of disintegration is directly proportional to number of radioactive nuclei present in a sample at that instant. तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ले रहे हैं बेटा, इस न्यूक्लियाई में इनिशियली यानी कि बिफोर डिसइंटीग्रेशन, इनिशियली यानी कि आप उस टाइम को जीरो ले सकते हैं, तो इनिशियली t इक्वल टू 0 टाइम पर नंबर ऑफ एटम्स है सैंपल में n0, डीके होने से पहले जो नंबर ऑफ एटम्स है सैंपल में वो है n0 और वो इनिशियली है। अब डीके हुआ आफ्टर टाइम t, समय t इक्वल टू 0 से t हो गया कुछ समय बाद, अब जो नंबर ऑफ एटम्स इसमें प्रेजेंट है वो है n0 से घटकर क्या हो गए हैं, n हो गए हैं। अब इस t समय के बाद में थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं dt, और उस dt में जो नंबर ऑफ एटम्स जो बाहर एमिट हुए हैं वो dn है। तो रेट क्या होगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को आप लिखेंगे माइनस dn ओवर dt, ये रेट है बेटा। तो ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dn ओवर dt ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए सैंपल एट दैट इंस्टेंट। उस समय t समय के बाद हमने समय लिया dt, तो उस समय t टाइम पर यानी कि कितने एटम्स बचे हुए n, तो वो n पर डिपेंड करेगा। तो dn और dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इसी को कहते हैं डीके लॉ। ये डीके लॉ है, डिसइंटीग्रेशन का रूल है बेटा ये डीके लॉ। इसको आपको याद रखना है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन is directly proportional to number of atoms present in a sample at that instant, dn over dt। अब बेटा यहां से हम ड्राइव करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डीके लॉ, और इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन इक्वेशन और डीके इक्वेशन। ये मैथमेटिकल फॉर्म हमारी डिसइंटीग्रेशन और डीके इक्वेशन कहलाती है। तो ये हमने स्टडी किया कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए सैंपल एट दैट इंस्टेंट। तो बेटा यहीं से शुरुआत करते हैं, डीके लॉ यही आपसे पूछा जाए डिराइव डीके इक्वेशन, तो आप पहले ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डीके लॉ बताएंगे फिर इसे स्टार्ट करेंगे। अब बेटा जो हमारे पास ये जो वैल्यू है dn ओवर dt, यहाँ में कांस्टेंट रखेंगे बेटा कि dn ओवर dt, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर इक्वल का साइन जब लगाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम बोलते हैं लैम्डा। ये जो लैम्डा है इस लैम्डा को बोलते हैं बेटा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। और ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बेटा, बट ये अलग अलग एलिमेंट के केस में ये चेंज होगा, यानी कि यूरेनियम के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है, रेडियम के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है, अलग अलग है बेटा इनकी वैल्यू है कांस्टेंट, लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स के लिए चेंज होगा। तो यहाँ जो कांस्टेंट आया इसको लैम्डा डिसइंटीग्रेशन या डीके कांस्टेंट भी इसे इन शॉर्ट बोल देते हैं। तो इसमें हम आगे लिख सकते हैं, ये टाइम वाली टर्म हम इधर ले जाएं और n नंबर ऑफ एटम्स है तो n को इधर ले आते हैं,
जैसे कि हम पहले क्लासेस में करते थे, x की टर्म एक तरफ और y वाली टर्म दूसरी साइड, सेम ऐसा ही यहाँ करना है। तो यहाँ बेटा dn ओवर n लिख लेंगे और इक्वल टू माइनस लैम्डा dt लिख लेंगे बेटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। ये फर्स्ट हमने लिखा तो इसको सेकंड लिख लेंगे। अब बेटा ये जो बाउंड्री कंडीशन, ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई लिया था, इसमें हमने शुरुआत में t इक्वल टू 0 पर नंबर ऑफ एटम्स है n नॉट सैंपल में, आफ्टर टाइम t एटम्स घटकर n हो गए थे बेटा। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, if we integrate this dn over dt, तो बेटा जो हमारे पास ये डिसइंटीग्रेशन की इक्वेशन है dn ओवर dt, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है बेटा इस इक्वेशन में भी। तो वैल्यूज कैसे पुट करेंगे कि dn ओवर dt इक्वल टू माइनस लैम्डा और dt, क्योंकि लैम्डा तो इस न्यूक्लियाई के केस में कांस्टेंट है। तो हम इसकी बाउंड्री कंडीशन रखेंगे कि जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है सैंपल में n नॉट, और जब टाइम सैंपल के अंदर t है तो न्यूक्लियाई है n। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा। जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, तो जो वैल्यूज होंगी बेटा हमारे पास वो इस लिमिट की फॉर्म में हम इसमें पुट करेंगे। dn ओवर n है बेटा इस तरफ, और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो बेटा आपने पढ़ा है कि 1 ओवर x dx का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ एक्सपोनेंशियल बेस x। यहाँ भी ऐसा है 1 ओवर n इंटू dn, तो 1 बाई n का जो इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू n वो होगा log ऑफ एक्सपोनेंशियल बेस x। तो लेफ्ट का इंटीग्रेशन कर देंगे, वो होगा log ऑफ एक्सपोनेंशियल बेस n, और अपर लिमिट हमारे पास n है और लोअर लिमिट हमारे पास n है। जब राइट साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो लैम्डा कांस्टेंट और dt का होगा t, और जो लिमिट है हमारे पास वो है 0 टू t और यहाँ 0। जैसे हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे रिजल्ट होगा log ऑफ एक्सपोनेंशियल बेस n माइनस log ऑफ एक्सपोनेंशियल बेस n नॉट। इस n नॉट को आप n ओरिजिनल भी बोल सकते हैं, तो n माइनस log ऑफ n ओरिजिनल इक्वल टू माइनस लैम्डा t। एक फॉर्मूला और बेटा हमने स्टडी किया है, पढ़ा है पहले कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n इक्वल टू log ऑफ m बाई n। ये रेशो होता है, ये जो वैल्यू होगी m और n log फंक्शन की टर्म में ये m बाई n हो जाएगी। तो वी कैन राइट हियर log ऑफ एक्सपोनेंशियल बेस n ओवर n नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा t, और log ऑफ एक्सपोनेंशियल बेस को उधर लेके जाएंगे तो e पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो n इक्वल टू n ओवर n नॉट इक्वल टू e पावर माइनस लैम्डा t, और e पावर माइनस लैम्डा t के बाद जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो होगा बेटा n इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t, n इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t। बेटा ये जो इक्वेशन हमने अभी ड्राइव की, इस इक्वेशन में जो n है ये है नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर टाइम t, जो किसी स्पेसिमेन में t समय के बाद बचे होंगे, और यहाँ n नॉट है ये ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स है। तो बेटा इस इक्वेशन की हेल्प से आप ये बता सकते हैं अगर आपके पास ओरिजिनल एटम्स गिवन है तो कितने समय के बाद नंबर ऑफ एटम्स उस रेडियो एक्टिव सैंपल में कितने बच जाएंगे। इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ n नॉट एज वेल एज लैम्डा एंड t, देन वी कैलकुलेट n, दैट इज नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेफ्ट इन ए स्पेसिमेन आफ्टर टाइम t। तो जो हमारी ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलते हैं बेटा डीके इक्वेशन। तो आप इस डीके इक्वेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे स्टडी करेंगे और वो होगा हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ और डिसइंटीग्रेशन की यूनिट्स और एक्टिविटी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।